प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो? तैयारी चल रही है। आज मैं फिर आपके सामने इतिहास के पन्नों से शब्द बाण चलाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अब मैं आपके सामने राजस्थान के प्रमुख साके पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने जैसलमेर के 2.5 साके, ध्यान रखना, पढ़ा था। बटनेर का 1 साका पढ़ा था और 1 साका और पढ़ा था। आप बता सकते हो, कमेंट में बताइए जो मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था। तो एक तो जैसलमेर के 2.5 साके पढ़े थे, एक बटनेर के किले के बारे में पढ़ा था और एक रणथंबोर जो अजय दुर्ग माना जाता है उसके साके के बारे में पढ़ा था, जो जल जौहर माना जाता है। और आज जो साके आपके सामने आ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना खुद का उनका इतिहास है जो हम पढ़ते हैं। हजारों पद्मनियां कूद पड़ी अंगारों में, आज तो एक वो साका आ रहा है जो जर्रा जर्रा, राजस्थान का जर्रा जर्रा या का कण कण राजस्थान की कुर्बानी का बखान करता है। और दूसरा जो मैं साका पढ़ाने जा रहा हूं आपको, गागरोन के किले का। गागरोन का किले का अपना खुद का इतिहास है। त्याग की भूमि है जहां पर संत धन्ना नहीं, संत पीपा हुआ था। संत पीपा संत बनने से पहले गागरान का शासक हुआ करता था। पीपा संतों बाद में बना था, पहले प्रताप सिंह के नाम से वहां शासन करता था। तो चलिए आज राजस्थान के प्रमुख साके पार्ट 2 के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं चित्तौड़ के साके। चित्तौड़ के साके, यहां 3 साके संपन्न हुए थे। जो पहला साका हो रहा है वो 1303 ईस्वी के अंदर हो रहा है। उस समय यहां पर रावल रतन सिंह शासक था। उस समय दिल्ली का सुल्तान जिसका नाम था एडीके, ये शासन कर रहा था। रावल रतन सिंह की पत्नी जिसका नाम है पद्मनी, ये अपनी सुंदरता के लिए जग विख्यात थी। जब एडीके को पता चला कि पद्मनी जग विख्यात है सुंदरता के लिए, तो इसको पाने के लिए वो रतन सिंह पर चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। रतन सिंह और इसके 2 विश्वसनीय सैनिक जिसका नाम है गोरा और प्लस बादल, ये तीनों ही मिलकर एडीके का सामना करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। मेरे कहने का मतलब जो केसरिया हो रहा है वो गोरा बादल के नेतृत्व के अंदर हो रहा है। रतन सिंह युद्ध में मारा जाता है। जब पद्मनी को इस बात का पता चलता है तो पद्मनी अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करके, अपनी सहेलियों को इकट्ठा करके, यानी राजपूती वीरांगनाओं को शामिल करके, जिनकी संख्या 1600 मानी गई है, इनके साथ इसने जौहर का अनुष्ठान किया। तो पद्मनी के नेतृत्व में जौहर हो रहा है और रतन सिंह गोरा बादल के नेतृत्व में केसरिया हो रहा है। ऐसे करके ये अपने चित्तौड़ का पहला साका संपन्न होता है। एडीके ने दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया। खिजर खां इसके पुत्र का नाम था, उसके नाम पे इसका नाम रख दिया। चलिए, ये चित्तौड़ का अपने पहला साका हो गया। ऐसे कैसे चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। चित्तौड़ का जो दूसरा साका हो रहा है वो 1535 ईस्वी में संपन्न हो रहा है। उस समय यहाँ का शासक विक्रमादित्य था। याद कुछ नहीं करना, केवल शासकों के नाम और सन याद रखना है। विक्रमादित्य था। इसकी एज कम थी, आयु कम थी, मतलब ये अल्प वयस्क था। इसलिए शासन की बागडोर राणा सांगा की पत्नी और विक्रमादित्य की मां जिसका नाम है कर्मावती, जो इतिहास में प्रसिद्ध है, पूरी शासन की बागडोर इसके हाथ में थी। तो शासन का संचालन ये क्या करती थी? राजस्थान का पड़ोसी राज्य गुजरात का एक शासक जिसका नाम बहादुर शाह, यह चित्तौड़ की अशांति और अराजकता का लाभ उठाकर विक्रमादित्य को कमजोर मानकर चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। जब इसकी भनक कर्मावती को मिलती है तो कर्मावती तत्कालीन भारत के
जो मुगल बादशाह होते हैं जिसका नाम है हुमायूं, हुमायूं को यह क्या करती है, अपनी सहायता के लिए राखी भेजती है, लेकिन हुमायूं समय पर नहीं आता है और सहायता नहीं पहुंचती है। इधर कर्मावती बाघ सिंह को, ध्यान रखना, बाघ सिंह को, रावत बाघ सिंह को चित्तौड़ी सेना का नेतृत्व सौंपती है और विक्रमादित्य को उसके ननियाल भेज देती है। अब देखिए बहादुर शाह आक्रमण करता है, रावत बाघ सिंह इससे लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। इसका मतलब जो केसरिया हो रहा है वो रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। कर्मावती ने अपनी मान मर्यादा, आबरू और अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर का अनुष्ठान किया। कर्मावती के साथ 35,000 राजपूती वीरांगना महिलाओं ने जौहर किया था। ऐसे करके ये दूसरा साका संपन्न होता है। ऐसे कैसे चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 के अंदर होता है। उस समय चित्तौड़ का शासक उदय सिंह, आप जानते ही हो, राणा प्रताप के ये पिताश्री थे। इनके शासनकाल में चित्तौड़ का तीसरा साका होता है, लेकिन केसरिया इनके नेतृत्व में नहीं होता है। उस समय जो भारत के मुगल बादशाह होते हैं, सब जानते हो, अकबर होता है। अकबर 1567-68 में जब चित्तौड़ पर चढ़ाई के लिए रवाना होता है, तब उदय सिंह सपरिवार सुरक्षित निकल जाता है और दुर्ग की रक्षा का भार जयमल पत्ता सिसोदिया को सौंपता है। जयमल और पत्ता सिसोदिया अकबर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में क्या हुआ था, केसरिया हुआ था। पत्ता सिसोदिया की पत्नी जिसका नाम है फूल कंवर, उसके नेतृत्व में, इस फूल कंवर के नेतृत्व में चित्तौड़ की राजपूत महिला वीरांगनाओं ने जौहर का अनुष्ठान किया। लगभग 27,000 महिलाओं ने जौहर किया था। ऐसे करके ये चित्तौड़ का तीसरा साका पूरा होता है। इस युद्ध को जीतने के बाद इस अकबर ने चित्तौड़ के अंदर कत्लेआम मचाया था। निर्दोषों को, बेबस को, लाचार को, बच्चों को, बुड्ढों को, सबको मारा था और उसके जीवन पर ये एक अमिट कलंक लग गया। बाद में मारने की आवश्यकता ही नहीं थी, जब चित्तौड़ इसके हाथ लग गएगा तो। ऐसे करके ये चित्तौड़ का तीसरा साका। और एक चित्तौड़ के तीसरे साके में एक घटना घटित होती है। 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़ 4 हाथों वाले देवता के रूप में इसी साके के अंदर प्रसिद्ध होते हैं। चित्तौड़ का जो तीसरा साका हो रहा है उसमें ये 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब इसके पीछे क्या कहानी है, जब अब राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे उस समय अपन विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये चित्तौड़ के 3 साके, और पद्मिनी का भी अपन विस्तृत अध्ययन उसी समय करेंगे। फिर देखिए अपने गागरोण, यहां 2 साके हुए थे। गागरोण में भी 2 साके हुए। जो पहला साका हो रहा है वो 1423 ईस्वी में हो रहा है। आप पूछ रहे हो कि गुरुजी हमें सन याद होते ही नहीं है, तो इस सन का तो सीधा फॉर्मूला है 1 + 4 = 5, 2 + 3 = 5। ये जो फिगर आ रहा है 55 आने चाहिए और आपका ये सन सही हो जाएगा। तो 1423 के अंदर यहां खिची शासक अचलदास था। गागरोण का जो पड़ोसी राज्य है, गागरोण आया हुआ है आपके झालावाड़ के अंदर और जगपुर की श्रेणी में आता है गागरोण। गागरोणी तोते प्रसिद्ध है। संत पिपा संत बनने से पहले या संत होने से पहले गागरोण के शासक हुआ करते थे और प्रताप सिंह के नाम से शासन किया करते थे। ये वही गागरोण है। यहां पर इसका जो पड़ोसी राज्य है मांडू का सुल्तान, मांडू का मतलब होता है मालवा, मालवा की राजधानी मांडू। यहां पर जो उस समय सुल्तान था जिसका नाम था होशंग शाह, मालवा का यानी मांडू का जो सुल्तान था उसका नाम होशंग शाह था। ये होशंग शाह गागरोण पर आक्रमण करता है। अचलदास खिची
इससे लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। और अचलदास खिची की जो पत्नी होती है जिसका नाम है पटरानी लाला मेवाड़ी, इसके नेतृत्व में राजपूती महिलाओं ने मृत्यु का आलिंगन करते हुए जौहर का अनुष्ठान किया। अपने आत्मसम्मान के लिए राजपूती महिलाएं मृत्यु का सहर्ष आलिंगन करती थी, मृत्यु को स्वीकार करती थी और अपना बलिदान देती थी। तो अचलदास खिची के नेतृत्व में केसरिया हो रहा है और लाला पटरानी के नेतृत्व में जौहर हो रहा है। ऐसे करके ये गागरों का पहला शाखा संपन्न होता है। और होशंगशाह की जगह कई बार नाम आ जाता है अल्प खां, जो इसका दूसरा नाम है। तो ध्यान रखना, मालवा या मांडू के सुल्तान होशंगशाह या अल्प खां ने आक्रमण किया तो अचलदास खिची ने उसका सामना किया, युद्ध में मारा गया और लाला पटरानी ने जौहर किया। ऐसे करके ये गागरों का पहला शाखा होता है। गागरों का दूसरा शाखा भी मालवा के सुल्तान के कारण ही होता है, यानी मांडू के सुल्तान के कारण। यहां पर सुल्तान नया बन जाता है महमूद खिलजी, और गागरों के अंदर भी नया शासक बन जाता है सन 1444। मतलब पहले शाखे के ठीक 21 वर्ष बाद दूसरा शाखा संपन्न होता है 1444 के अंदर। उस समय यहाँ का शासक पालहंसी होता है, जो अचलदास खिची का ही पुत्र होता है। तो ये महमूद खिलजी प्रथम इस पे आक्रमण करता है, पालहंसी युद्ध के अंदर मारा जाता है, मतलब केसरिया हो जाता है। और फिर इसकी जो रानी होती है वो क्या करती है, जौहर का अनुष्ठान करती है। महमूद खिलजी दुर्ग को जीतकर, दुर्ग का नाम क्या रखता है, मुस्तफाबाद रखता है। ध्यान रखना, महमूद खिलजी ने दुर्ग जीतकर गागरों का क्या नाम रख दिया, मुस्तफाबाद रख दिया। ये महमूद खिलजी वही है, ध्यान रखना, जो सिरवियों की कुल देवी आई माता से विवाह करने का असफल प्रयास किया था, वो है ये महमूद खिलजी। तो ये दूसरा शाखा अपने पूरा होता है। एक शाखा अपने आता है सिवाना का, सिवाना दुर्ग। यहां भी 2 शाखे हुए थे। पहला शाखा जो हो रहा है 1308 के अंदर हो रहा है। उस समय यहां का शासक शीतल देव था और साथ में सोम था। ये दोनों ही पंवार वंशीय थे। क्या थे, पंवार वंशीय। एटीके, दिल्ली के सुल्तान एटीके ने दुर्ग पे आक्रमण किया तो शीतल देव और सोम दोनों वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और पीछे इनकी रानियों ने जौहर का अनुष्ठान किया। इस एटीके ने सिवाना दुर्ग का नाम बदल दिया और नाम रख दिया खैराबाद। सिवाना वर्तमान के अंदर आपको पता हो तो बाड़मेर के अंदर आया हुआ है और नाम रखा इसका खैराबाद। तो ये होता है सिवाना का पहला शाखा। सिवाना का जो दूसरा शाखा हो रहा है वो लगभग 1600 ईस्वी के आसपास हो रहा है। उस समय यहाँ का शासक कल्लाजी राठौड़ होता है। मुगल बादशाह उस समय अकबर होता है। इस अकबर के कहने से मारवाड़ का शासक मोटा राजा उदय सिंह सेना लेके जाता है और कल्लाजी पर आक्रमण करता है। कल्लाजी मोटा राजा उदय सिंह से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। ध्यान रखना, ये वीर गति को प्राप्त होता है और दुर्ग पर किसका अधिकार हो जाता है, मोटा राजा उदय सिंह का। अकबर बड़ा खुश हुआ और मोटा राजा उदय सिंह को सिवाना का किला इनायत में दे दिया। इनायत का मतलब भेंट कर दिया, उपहार दे दिया, गिफ्ट दे दी कि ये तुम रखो, तुमने जीता है तुम रखो। अकबर में बड़ी क्वालिटी होती थी राजपूतों को अपने पक्ष में रखने की। तो ये दूसरा शाखा हो रहा है। अब एक प्रसिद्ध शाखा आ रहा है जालोर का शाखा। आपने सुन रखा है, बाकी जालोर का इतिहास बताएंगे तो बताएंगे, बाकी इसका शॉर्ट में बता रहा हूं। घटना 1311 की है। दिल्ली का सुल्तान उस समय कौन था, एटीके था। विशेष ध्यान रखना, एटीके की एक पुत्री थी जिसका नाम फिरोजा था। फिरोजा बीरमदेव, जो किसका पुत्र है, कानड़ देव का पुत्र है। ये जो बीरमदेव है ये कानड़ देव का पुत्र है। ये आपस में प्रेम करते थे, जबकि बीरमदेव इससे प्रेम नहीं करता था। फिरोजा इससे विवाह करना चाहती थी।
जब एडीके ने अपनी पुत्री का रिश्ता यहाँ भेजा तो वीरमदेव ने मना कर दिया। तो एडीके जो दिल्ली का सुल्तान है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया और इतना क्रोधित हुआ कि यहाँ पर इस दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी। गुर्ग को जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया और साथ में एक महिला सेनापति भी भेज दी, गुलबइस्त। ध्यान रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी की महिला सेनापति थी। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, दुर्ग पे आक्रमण करते हैं। कानड़देव और वीरमदेव दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं और कानड़देव की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ जौहर का अनुष्ठान करती है। वीरमदेव का सिर काट के दिल्ली मंगा लिया जाता है और वहां पर फिरोजा इसका विधिवत दाह संस्कार करके स्वयं यमुना नदी में कूद जाती है। अब ये प्रेम प्रसंग कैसे हुआ, क्या पीछे इसकी घटना थी, क्या किस्सा था, वो जब जालोर का इतिहास पढ़ाएंगे उस समय जिक्र जरूर करेंगे। केवल इसमें आपको याद क्या रखना है, 1311 याद रखना। एडीके ने आक्रमण किया था, कानड़देव वीरमदेव थे, लड़ते हुए मारे गए, इसका सर काट के दिल्ली लाया जाता है। गुर्ग ने दुर्ग को जीता और फिरोजा पीछे क्या होती है, सती होती है और इसका नाम जलालाबाद रखा जाता है। दुर्ग का नाम विशेष आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे करके ये अपने जो साके हैं ये पूरे हो रहे हैं। अब इन साकों की समरी बनानी है आपको। साकों की समरी बिल्कुल अधिकांश जो साके हो रहे हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के कारण हो रहे हैं। अब देखिए, जैसे चित्तौड़ के किले का नाम बदला, सिवाड़ा के किले का नाम बदला, जालोर के किले का नाम बदला और गागरोन के किले का नाम बदला। चित्तौड़ के किले का नाम क्या रखा जा रहा है, खिजराबाद रखा जा रहा है, जो इसके पुत्र के नाम पे रखा। सिवाड़ा का नाम खैराबाद रखा जा रहा है। जालोर का नाम जलालाबाद रखा जा रहा है, जलालाबाद। और गागरोन का नाम मुस्तफाबाद रखा जा रहा है। तो ये समरी आपको ये ध्यान रखनी है। और बाकी किसके नेतृत्व में हो रहा है, क्या है, उसकी पूरी की पूरी समरी आपको इसके आधार पे एक टेबल बना के यहाँ आ जाएगी क्रम संख्या, यहाँ आ जाएगा स्थान, यहाँ आ जाएगा शासक और यहाँ आ जाएगा सन, किस सन में, और यहाँ आ जाएगा आक्रमणकारी कौन था और यहाँ आ जाएगा विविध किसके नेतृत्व में। जैसे मैं आपको ये बता दूं, क्रम संख्या 1 स्थान लेते हैं। जैसे अपन स्थान सबसे पहले लेते हैं अपन रणथंबोर। शासक कौन था, रणथंबोर का शासक हमीर था, हम जानते हैं हमीर आ गया। 1301 की घटना है। आक्रमणकारी कौन था, एडीके था। विशेष ध्यान रखना, विवरण के अंदर रंग देवी के नेतृत्व में क्या हुआ था, जौहर हुआ था। दूसरा, यदि अपन क्रम संख्या ले तो स्थान का नाम ले लीजिए चित्तौड़। शासक कौन था, रावल रतन सिंह, शासक आ गया रावल रतन सिंह। घटना है 1303 की। आक्रमणकारी कौन है, वही है ऊपर वाला एडीके। और ये पद्मनी के नेतृत्व में क्या हो रहा है, जौहर हो रहा है। इसके बाद आप तीसरा ले लीजिए सिवाड़ा। बिल्कुल, सिवाड़ा का शासक कौन होता है, शीतलदेव होता है। एडीके आक्रमण करता है, वर्ष 1308 है और यहाँ पर राजपूती महिलाओं ने जौहर किया। फिर आप जालोर का ले सकते हैं, शासक कौन है, कानड़देव है। 1311 की घटना है, वही एडीके आक्रमण करता है और कानड़देव की जो पत्नी होती है वो क्या करती है, जौहर करती है। इसके अलावा आप जैसलमेर का ले सकते हो। जैसलमेर का शासक जो पहला शाखा हो रहा है उसमें रावल मूलराज 1308 के अंदर हो रहा है, 1308 के अंदर हो रहा है, वही एडीके था, ध्यान रखना है। और यहाँ पर यह क्या होती है, राजपूती महिलाएं सती होती है। लेकिन एक विशेष ध्यान रखना, कुंवर रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। फिर जैसलमेर का और शाखा हो रहा है अपने, उस समय शासक कौन होता है, यहाँ पर शासक चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। फिरोज शाह आक्रमण करता है। इसी प्रकार गागरोन का भी अपन लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे करके राजस्थान के जो शाखे हैं आप ऐसे एक क्रमबद्ध रूप से या सूची बना के याद कर सकते हो। पहले आपको पूरा इसका बैकग्राउंड याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप इस तरीके की आप सूची बना पाओगे।
इस तरीके से अपने राजस्थान के प्रमुख शक के पार्ट 2 समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने अपने राजस्थान के जो इतिहास के अंदर जो वंश हुए हैं उन वंशों का इतिहास के बारे में आपको विस्तृत रूप से डिटेल के साथ मैं आपके सामने वीडियो लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। मेरे चैनल का नाम है ज्ञान परीक्षा पथ, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बड़े काम की इसमें आपको समरी मिलेगी। और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप अपनी टारगेट की और जो आपने लक्ष्य साध रखा है, जो नियत कर रखा है, उसे आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। कहते हैं पहले योग्य बनो और फिर कामना करो, तो आप योग्य बनिए फिर कामना कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद।